चलिए, कल हमने पढ़ा था रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर में कि एक नॉन रेजिडेंट को इंडिया में रेजिडेंट पर्सन जो है उससे मॉनेटरी गिफ्ट मिले तो उस नॉन रेजिडेंट को टैक्सेबल होगा। भले ही उसको ये गिफ्ट आउटसाइड इंडिया मिला है, बट मिला किससे? रेजिडेंट पर्सन से। तो ये गिफ्ट उस नॉन रेजिडेंट को टैक्सेबल होगा। अब यहाँ एक खास बात दे रखी है, ये प्रोविजन सिर्फ मॉनेटरी गिफ्ट को ही कवर कर रहा है, ओनली मॉनेटरी गिफ्ट्स। सिर्फ मॉनेटरी गिफ्ट यहाँ इस सेक्शन में कवर्ड है। मतलब अगर इस नॉन रेजिडेंट को इस रेजिडेंट से नॉन मॉनेटरी गिफ्ट रिसीव हो तो टैक्सेबल नहीं होंगे। सिर्फ ये प्रोविजन मॉनेटरी गिफ्ट्स को ही नॉन रेजिडेंट के एंड्स में टैक्सेबल कर रहा है। ठीक है, फिर कल जो प्रोविजन पढ़े थे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। कल ये बड़ा क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। अब आज आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन बैंक में, मिस्टर आनंद is an Indian citizen and a member of the crew of a Singapore bound Indian ship। वो इंडियन शिप का क्रू मेंबर है और इंडियन सिटीजन है। और इस शिप का काम क्या है? इंगेज्ड इन द कैरेज ऑफ पैसेंजर्स इन द इंटरनेशनल ट्रैफिक। मतलब ये शिप इंटरनेशनल जर्नी करता है और डिपार्ट कर रहा है चेन्नई पोर्ट से 6 जून 2022 को। तो 6 जून 2022 को इस शिप का चेन्नई पोर्ट से डिपार्चर होना है और मिस्टर आनंद इस शिप के साथ जाएंगे। क्रू मेंबर है प्लस इंडियन सिटीजन है। अब आपसे पूछा जा रहा है प्रीवियस ईयर 22-23 के लिए मिस्टर आनंद का रेजिडेंशियल स्टेटस बताइए। ये एज्यूम करते हुए अजम्पशन क्या लेनी है ये बता दिया गया है क्वेश्चन में कि लास्ट 4 इयर्स में वो 400 दिन की उनका इंडियन स्टे था। मतलब प्रेजेंस इन इंडिया पास्ट 4 इयर्स में 400 दिन है और पास्ट 7 इयर्स में 750 दिन है। तो पिछले 4 साल की प्रेजेंस बता दी, पिछले 7 साल की प्रेजेंस बता दी। ठीक, अब इस टेबल में एक बात दे रखी है कि कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो हमने बोला था मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 के तहत मेंटेन होता है, उसमें इसने ये शिप कब ज्वाइन किया, शिप की ज्वाइनिंग डेट दे रखी है। तो जब शिप का डिपार्चर हो रहा था 6 जून 2022 को, तो 6 जून 2022 को इन्होंने शिप ज्वाइन किया। फिर शिप से इन्होंने साइन ऑफ कब किया, उसकी भी एंट्री इनके कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में होगी। तो शिप पहला पॉइंट क्या था, शिप ज्वाइन कब किया? 6 जून को। और शिप से साइन ऑफ कब किया, मतलब ड्यूटी, शिप की ड्यूटी इन्होंने कब छोड़ी? शिप की ड्यूटी इन्होंने छोड़ी 9 दिसंबर 2022 को। ठीक है, तो कुल मिलाकर 6 जून 2022 से लेकर 9 दिसंबर तक ये इनका शिप पीरियड है। ये शिप पर थे, ये इनका शिप पीरियड है। तो अब इनका रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है। करंट ईयर में इनकी इंडिया में कितनी प्रेजेंस रही इसके बारे में कुछ नहीं बोल रखा है। क्या बताइए, बोल रखा है या नहीं? इनके करंट प्रीवियस ईयर 22-23 में इंडिया में कितनी प्रेजेंस रही इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल है या नहीं, पहले ये चेक कर लो। नहीं है। ठीक है, हमने प्रोविजंस में पढ़ा कॉलम 2 कि अगर एसएससी इंडियन सिटीजन हो प्लस
मेंबर ऑफ क्रू मेंबर हो, ठीक है, इंडियन सिटीजन प्लस क्रू मेंबर हो, तो उसके लिए सिर्फ फर्स्ट वाली बेसिक कंडीशन देखी जाती है, 182 डेज की इंडिया में प्रेजेंस, ठीक है। और दूसरी वाली बेसिक कंडीशन इनके लिए नॉन फंक्शनल हो जाती है। तो कॉलम 2 के हिसाब से डिसीजन होना है, कॉलम 2 लगेगा, लेकिन इनके इंडिया में प्रेजेंस के दिन तो दिया ही नहीं, तो हम मानते हैं कि ये इंडिया में पूरे 365 दिन प्रेजेंट हैं। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या माने, 365 दिन प्रेजेंट थे। हाँ, ये जो शिप पीरियड है हमने पढ़ा एक्सक्लूड किया जाएगा, तो दिन चेक कर लो, इनके शिप का पीरियड क्या था, 6 जून से लेकर 9 दिसंबर तक के दिन। तो काउंट करना शुरू करो, जून के कितने दिन, 25, जुलाई के 31, अगस्त के 31, फिर सितंबर के 30, फिर अक्टूबर के 31, नवंबर के 30 और 9 दिसंबर। 9 दिसंबर भी एक्सक्लूड होगा क्या या इंक्लूड होगा? प्रोविजन में दे रखा था इस डेट से शुरू होकर इस डेट पे खत्म, मतलब 9 दिसंबर भी एक्सक्लूजन पीरियड शिप पीरियड में काउंट होगा, इस डेट से शुरू इस डेट को खत्म। लैंग्वेज तो यही थी हमारी, चेक कर लो कि जिस डेट को इसने ड्यूटी ज्वाइन की शिप पर जिस डेट को इसने ड्यूटी ज्वाइन की तब से शुरू होगा पीरियड, तो तब से पीरियड शुरू हो गया, कमेंसिंग फ्रॉम द डेट एंटर्ड इनटू, जिस डेट को ये शिप ज्वाइन करता है ज्वाइनिंग डेट, और जिस दिन साइन ऑफ करता है वो जब एंड हो रही है, ठीक है। तो हमें 9 दिसंबर को भी एक्सक्लूजन पीरियड में लेना होगा, मतलब 9 दिन, इस डेट से शुरू इस डेट को खत्म, ये एक्सक्लूजन पीरियड है, इसकी टोटल कर लो कितनी बनती है, इसकी टोटल बनती है 187 बनती है, तो 187 डेज इसके शिप पीरियड के दिन हैं, 187 इसके शिप पीरियड के दिन हैं, तो 365 दिन में से वो 187 डेज एक्सक्लूड हो जाएंगे। अब बाकी बैलेंस पीरियड बचता है 178 डेज, और कॉलम 2 के हिसाब से डिसीजन होना है। कॉलम 2 बोलता है इंडिया में प्रेजेंस के दिन 182 डेज एटलीस्ट होने चाहिए, तो ये रेजिडेंट होगा। अभी इस क्वेश्चन में इसके इंडियन स्टे के दिन, इंडिया में प्रेजेंस के दिन आ रहे हैं, शिप पीरियड एक्सक्लूड हो गए 178, तो इसकी इंडिया में 182 डेज की प्रेजेंस नहीं है, तो ये इस प्रीवियस ईयर 22-23 के लिए क्या कहलाएगा, नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। फाइनल आंसर नॉन रेजिडेंट, ठीक है। तो हमने क्या कैसे किया कि इसके इंडियन स्टे के दिन नहीं दे रखे हैं, तो हमने बोला 365 दिन है पूरे साल के दिन, माइनस शिप पीरियड एक्सक्लूड करना ही है, हटा दिए उतने दिन हमने शिप पीरियड के, बाकी बैलेंस पीरियड बचा 178, डिसीजन होना है कॉलम 2 के हिसाब से, 182 डेज की प्रेजेंस इंडिया में नहीं है, तो ये नॉन रेजिडेंट हो गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, एबीसी आईएनसी एक स्वीडिश कंपनी है, मतलब फॉरेन कंपनी है, नॉट हैविंग परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया,
इनका इंडिया में कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट को पीई कहा जाता है, शॉर्ट में पीई। इंडिया में कोई इनका पीई नहीं है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है ही नहीं इनका। बस इन्होंने इंडिया में एक लाइजन ऑफिस सेटअप कर रखा है। अब कई लोगों का कहना है कि एक फॉरेन कंपनी इंडिया में लाइजन ऑफिस सेटअप करेगी तो वो उनका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ही तो हुआ। देखिए, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन है कि जहां से कोई फॉरेन कंपनी अपनी कोई बिजनेस एक्टिविटी करती हो उसे परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कहा जाएगा। लेकिन एक लाइजन ऑफिस ही सेटअप किया। लाइजन ऑफिस क्या? सिर्फ लेटर वगैरह रिसीव करने के लिए, किसी को कोई एड्रेस देना है कि इस फॉरेन कंपनी का इंडिया में कोई ब्रांच ऑफिस है और आप अगर इससे कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लेटर वगैरह देना चाहते हैं तो इस एड्रेस पर भेजिए। तो वो जस्ट एक लाइजन ऑफिस है, और लाइजन ऑफिस से तो कोई बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट नहीं की जाती। इट इज मीन्ड ओनली फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। तो इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, मतलब इंडिया से कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो रही है, सिर्फ इनका इंडिया में लाइजन ऑफिस है। और इन्होंने ये सेटअप किया है अप्रैल 22 में, और ये जरूरी है सेटअप करना। लाइजन ऑफिस सेटअप करना क्यों जरूरी है? आरबीआई की गाइडलाइंस बोलती हैं। क्यों? क्योंकि इनका कुछ ना कुछ तो बिजनेस होता होगा, बिजनेस से रिलेटेड कुछ कम्युनिकेशंस होते होंगे, लेटर रिसीव करने होंगे, लेटर देने होंगे, उस पर एड्रेस लिखना पड़ता है। तो आरबीआई बोलती है लाइजन ऑफिस, एक फॉरेन कंपनी अगर फॉरेन कंपनी इंडिया में बिजनेस करना चाहती है, उनका इंडिया में बिजनेस तो है लेकिन इंडिया में वो डायरेक्टली कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर रहे, मतलब ऐसा कोई प्लेस नहीं है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है जहां से वो बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस कर तो रहे हैं, दो अलग बातें बोल रहा हूं मैं। उनका इंडिया में बिजनेस हो तो रहा है बट किसी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट से नहीं हो रहा है, बिजनेस हो तो रहा है। ठीक है, तो आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए इनको इंडिया में लाइजन ऑफिस सेटअप करना तो पड़ता है। क्यों? टू लुक आफ्टर इट्स डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस इन इंडिया, spread awareness about the company's product and explore further opportunities। लाइजन ऑफिस क्या काम करता है? फर्दर अपॉर्चुनिटी मार्केट में कितनी है, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, हमारा प्रोडक्ट किस काम आएगा, पब्लिक में अवेयरनेस पैदा करने के लिए है। आपने देखा होगा कि काफ़ी कंपनी के प्रोडक्ट हैं, उनके पीछे एड्रेस दे रखा हो, अगर कंप्लेन करनी है तो यहाँ इस एड्रेस पर आप कंप्लेन कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट की। तो कस्टमर उस एड्रेस पर अपनी कंप्लेन भेजेगा। तो क्या कस्टमर कंप्लेन भेज रहा है, कस्टमर की तरफ से कम्युनिकेशन आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उस प्लेस से कंपनी अपना बिजनेस कंडक्ट कर रही है? नहीं, बिजनेस कंडक्ट तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट से किया जाता है। ठीक है, तो लाइजन ऑफिस के काम क्या है? लाइजन ऑफिस डिसीजन लेता है रूटीन ऑपरेशंस के लिए और सपोर्ट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए जो प्रिपरेटरी और ऑक्सिलरी नेचर के हैं। मतलब मेजर डिसीजन मेकिंग इस लाइजन ऑफिस से नहीं होती है। लाइजन ऑफिस सिर्फ सपोर्ट सर्विस देने के लिए बनाया गया है, रूटीन एक्टिविटीज के लिए बनाया गया है। यहां से कोई मेजर डिसीजन मेकिंग नहीं होती है। तो कहां से होती है मेजर डिसीजन मेकिंग? कहां से होती है आगे बता रहे हैं। द सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन आर हाउएवर इन सब्सटेंस मेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट स्वीडन। तो मेजर डिसीजन मेकिंग स्वीडन से होती है। लाइजन ऑफिस है तो सिर्फ रूटीन एक्टिविटीज और सपोर्ट सर्विस हो रही है बस। मेजर डिसीजन मेकिंग स्वीडन से हो रही है। तो ये स्वीडिश कंपनी है, तो मतलब ये
फॉरेन कंपनी है। इंडियन कंपनी तो इंडिया में हमेशा ही रेजिडेंट मानी जाती है, चाहे उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहीं से भी हो। और फॉरेन कंपनी इंडिया में रेजिडेंट कब मानी जाती है? जब उनका पोयम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ हो? इंडिया में। तो इनका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट स्वीडन में, तो ये क्या कहलाएंगे? ये फॉरेन कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? नॉन रेजिडेंट। तो ये फॉरेन कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस नॉन रेजिडेंट है, क्योंकि इनका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 एग्जाम में आ रखा है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, तकरीबन 3-4 अटेम्प्ट पहले आया था, इससे मिलता जुलता था, मतलब ये बहुत पहले आ रखा है, फिर इससे मिलता जुलता 3-4 अटेम्प्ट पहले भी आ चुका है। ठीक है, मिस्टर साहिल एक सिटीजन है इंडिया के, इंडियन सिटीजन है, सर्विंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन इंडिया। तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ह्यूमन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन इंडिया में जॉब कर रहे थे, इनका ट्रांसफर कर दिया गया इंडियन एम्बेसी में, मतलब ये इंडियन एम्बेसडर हो गए, इंडियन एम्बेसडर हो गए। तो इंडियन एम्बेसडर की पोस्टिंग कहाँ होती है? इंडिया में होती है क्या? नहीं, आउटसाइड इंडिया होती है। तो इनकी पोस्टिंग हुई है जर्मनी में। ठीक है, तो दो बातें, ये इंडियन सिटीजन है, प्लस क्या इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, और प्लस ये इंडियन एम्बेसडर हैं। तीन बातें, ये इंडियन सिटीजन है, इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, थर्ड ये इंडियन एम्बेसडर हैं, इंडिया की गवर्नमेंट को फॉरेन में रिप्रेजेंट करते हैं। इनका अपॉइंटमेंट हुआ है 15 मार्च 2022 को। अब 15 मार्च 2022 को इनका इंडियन एम्बेसडर के रूप में जर्मनी में इनकी पोस्टिंग हुई है। पोस्टिंग की डेट दे रखी है 15 मार्च 2022। अब इस साल में इनकी इनकम की डिटेल दे रखी है। रेंट फ्रॉम ए हाउस सिचुएटेड एट ऑस्ट्रेलिया। तो और ये रेंट इनको फॉरेन प्रॉपर्टी पे मिला है क्या? हाँ, और ये रिसीव भी फॉरेन में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में। तो प्रॉपर्टी सिचुएटेड फॉरेन में, और ये रेंट रिसीव भी इन्होंने फॉरेन में किया। बाद में रेमिट जरूर कर दिया इंडिया में, रेमिटेड टू इंडियन बैंक अकाउंट, लेकिन रेमिटेंस को हम नहीं देखते हैं। ठीक है, तो ये बात तो इररिलेवेंट हो गई कि इन्होंने बाद में पैसा इंडियन बैंक अकाउंट में भेज दिया। इनकम है कहाँ की? फॉरेन की। रिसीव भी कहाँ की है? फॉरेन में। अब चेक करते हैं, बताइए इनका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक करेंगे बताइए? रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक करेंगे? इनकी पोस्टिंग 15 मार्च 2022 को ही हो गई थी, मतलब 15 मार्च 2022 को ही हो गई थी। तो 22-23 में पूरे साल ये इंडिया में प्रेजेंट ही नहीं थे। प्रीवियस ईयर 22-23 में ये इंडिया में प्रेजेंट थे क्या? नहीं, बिल्कुल एक दिन भी नहीं थे। तो ये इंडिया के लिए नॉन रेजिडेंट हो गए। प्रेजेंस देखते हैं, तो
इनकी प्रीवियस ईयर 22-23 में इंडिया में प्रेजेंस है निल, तो ये नॉन रेजिडेंट हो गए। अब नॉन रेजिडेंट को ये इनकम हुई है फॉरेन प्रॉपर्टी पर और ये रिसीव भी हुई है फॉरेन में, तो ये फॉरेन इनकम इस नॉन रेजिडेंट को टैक्सेबल होगी क्या? नहीं होगी। ठीक है, तो ये नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट को ये फॉरेन इनकम प्रॉपर्टी की टैक्सेबल नहीं होगी। फिर इंटरेस्ट अक्रूड ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट तो इंडिया का पोस्ट ऑफिस या बैंक इशू करता है, एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बैंक इशू करते हैं, इंडियन बैंक या इंडियन पोस्ट ऑफिस इशू करते हैं, उस पर इंटरेस्ट मिला है, बताइए टैक्सेबल होगा? तो ये तो टैक्सेबल होगा। अदर सोर्सेस हेड में होता है। अदर सोर्सेस हेड में मैंने एक और क्वेश्चन में एनएससी का पॉइंट दिया था, उसका इंटरेस्ट टैक्सेबल बताया। इस नॉन रेजिडेंट को ये टैक्सेबल क्यों होगा? ये इंडियन एसेट पे मिला है, सोर्स इंडियन है, तो ये इंडियन इनकम है, इंडियन इनकम टैक्सेबल टू ऑल, तो ये तो टैक्सेबल है। फिर इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट 3200, बताया था मैंने कि पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट पर एक एग्जम्पशन मिलता है सेक्शन 10 क्लॉज 15 में। अगर इंडिविजुअल नेम में खाता खोला गया है तो 3500, और अगर जॉइंट नेम में खाता खोला गया है तो 7000। तो 3500 मैं मान रहा हूं कि इसका ये अकाउंट इंडिविजुअल नेम में खोला गया है, तो 3500 तक एग्जाम्प्ट हो जाएगा, 3200 ही है। अब सवाल ये पैदा होता है, सेक्शन 10 क्लॉज 15 का एग्जाम्पशन एक नॉन रेजिडेंट को मिलता है कि नहीं? मिलता है, वो सबको मिलता है, उसमें रेजिडेंट होने की कोई कंडीशन नहीं लिखी गई है, तो नॉन रेजिडेंट को भी मिलता है, तो यस ये इसके एग्जाम्प्ट हो गया। अब चूंकि ये इंडियन एम्बेसडर है, सैलरी इसको मिलेगी इंडिया की गवर्नमेंट से। बता चुका हूं इसका जवाब कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3 क्या बोलता है कि इसकी ये सैलरी डिम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। वैसे तो सैलरी के लिए क्या देखा जाता है? प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखा जाता है, किस जॉब की सर्विस कहाँ दी गई है। अब इस जॉब की सर्विस तो इन्होंने फॉरेन में दी है, इस जॉब की सर्विस भले ही इन्होंने फॉरेन में दी है और भले ही ये पूरे साल के लिए नॉन रेजिडेंट थे, और इवन इनको ये सैलरी भी इंडिया की गवर्नमेंट फॉरेन में ही पे करती है, तो इनको ये सैलरी रिसीव भी फॉरेन में ही हुई, ये नॉन रेजिडेंट हैं, और इन्होंने इवन अपने जॉब की सर्विस भी परफॉर्म आउटसाइड इंडिया की है। लेकिन सैलरी एड में मैंने बताया था सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3, इनकी ये सैलरी डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया मानी जाएगी। डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया मानी जाएगी, मतलब इंडिया में टैक्सेबल होगी, तो यस टैक्सेबल कर दीजिए। अब सवाल पैदा होता है कि मैं 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दूं कि नहीं? सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी सैलरी, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करना है या नहीं करना है? वर्ड आगे दे रखा है कंप्यूटेड, कंप्यूटेड वर्ड लिख दिया, मतलब सारे डिडक्शन लेस हो चुके हैं, तो और लेस मत कर देना 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, ये बात सैलरी एड में पढ़ चुके हो कि नहीं? पढ़ चुके हो? अच्छा, ये पॉइंट बताना, इसको इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट से ही फॉरेन अलाउंस मिले, फॉरेन परक्यूजिट मिले, मतलब इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको फॉरेन में अलाउंस दिए, इसको फॉरेन में मकान वगैरह भी रहने को दिया जाता है, परक्यूजिट भी फॉरेन में इनको दिए गए, तो वो अलाउंस और परक्यूजिट इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रहे हैं, इनको टैक्सेबल होंगे या नहीं? अब एक काम करो, सैलरी हेड मेन बुक में, सैलरी हेड में जहां पर अलाउंसेस दे रखे हैं वो पेज निकालो,
मेन बुक, सैलरी एट में, जहां से अलाउंसेस शुरू हो रहे हैं, पेज नंबर 18, पेज नंबर 18, वहां देखो अलाउंसेस में कि इनको अलाउंसेस मिलेंगे, फॉरेन अलाउंस, फॉरेन परक्यूजेट, क्या एग्जाम्प्ट होंगे सेक्शन 10 क्लॉज 7 में? दे रखा है कि नहीं? दे रखा है। तो ये फॉरेन अलाउंस और फॉरेन परक्यूजिट, इनको एग्जाम्प्ट होंगे सेक्शन 10 क्लॉज 7 में। तो एग्जाम्प्ट है, टैक्स नहीं लगेगा इस पे। फिर क्या बोल रहे हैं, इस साल तो ये इंडिया में आई नहीं। मिस्टर साहिल डिड नॉट कम टू इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2022-23, प्रीवियस ईयर 22-23 में ये इंडिया आई नहीं। तो इनकी ग्रॉस टोटल इनकम कंप्यूट करें। तो क्या क्या टैक्सेबल किया आपने? एक तो एनएससी का इंटरेस्ट अदर सोर्सेस हेड में डाला, और सैलरी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3 की वजह से। तो बस ये दो इनकम ही आई, बाकी कमेंट्री आपको बता दी। तो टोटल ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपका होमवर्क है, ठीक है। एक नया क्वेश्चन और दिया है, यहां पे पड़ा है आपके, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये मैंने इस बार से ऐड किया है अपनी बुक में, ये मैंने इस बार से ऐड किया है। चलिए, तो एग्जामिन द टैक्स इम्प्लीकेशंस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, और रीजन भी बताना है। इसमें से देख लो हाल फिलहाल, या स्क्रीन पे देख लो। अब ये एग्जाम में आए हुए हैं सारे पॉइंट, और अभी रिसेंटली आए हुए हैं 2-3 अटेम्प्ट पहले। पॉइंट नंबर ए, अब स्टूडेंट क्या है, प्रोविजंस को ढंग से पढ़ते नहीं है, और इस इंस्टीट्यूट जो है वो बहुत छोटे से पॉइंट से भी क्वेश्चन बना देता है। अब ऐसे क्वेश्चन आते तो 2-2 नंबर के, बट कई केसेस में ऐसे होता है स्टूडेंट हैंडल भी नहीं कर पाता है। पॉइंट नंबर ए, मिस जूही नॉन रेजिडेंट है इंडिया में, और इन्होंने काम क्या किया, इज इंगेज इन ऑपरेशंस विच आर कन्फाइंड टू परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया। ये इंडिया में गुड्स परचेज करते हैं, नॉन रेजिडेंट है इंडिया में, इनका काम सिर्फ लिमिटेड है, ये इंडिया में सिर्फ गुड्स परचेज करते हैं ताकि एक्सपोर्ट कर सके। इनकी बहुत ही लिमिटेड एक्टिविटी है, और इससे इनको इनकम हुई है 2.5 लाख इस प्रीवियस ईयर 22-23 में, ठीक है। तो क्या किसी के लिए ये काम कर रहे हैं इंडिया में? किसी ने बोला कि ये मेरे लिए इंडिया में गुड्स परचेज करो और एक्सपोर्ट कर दो मुझे? मतलब इनको डायरेक्शन किसी नॉन रेजिडेंट प्रिंसिपल से मिल रहे हैं कि मेरे लिए इंडिया में गुड्स परचेज करो और मुझे एक्सपोर्ट कर देना। ये इंडिया में बहुत ही लिमिटेड एक्टिविटी कर रही हैं, और इसके इवज में इनको इंडिया में इनकम मिली है। एक्टिविटी इन्होंने इंडिया में परफॉर्म की है,
परचेस करने की। नॉन रेजिडेंट प्रिंसिपल ने डायरेक्शन दिया कि मेरे लिए इंडिया में गुड्स परचेस कर लो, फिर मेरे को एक्सपोर्ट कर देना। तो ये 2.5 लाख एक तरीके से देखा जाए इनके कमीशन इनकम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इनको इंडिया में टैक्सेबल होगी या नहीं। और अब तक के प्रोविजन के हिसाब से आपको लग रहा है हाँ इंडिया में तो टैक्सेबल होगी, क्योंकि इन्होंने ये परचेज करने की एक्टिविटी अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर इंडिया में की है। एक्टिविटी इंडिया में हुई है तो उससे जो इनकम हुई है इंडिया में टैक्सेबल होगी। अभी तक यही व्यू बन रहा है, ठीक है। अब प्रोविजंस में देखो, प्रोविजंस में देखो जहां पर भी एजेंट वगैरह की बातें बोली थी उनको ढंग से पढ़ो। एजेंट के लिए बिजनेस, कोई भी पर्सन नॉन रेजिडेंट प्रिंसिपल इंडिया में अपना एजेंट अपॉइंट करता है। प्रिंसिपल नॉन रेजिडेंट है, इंडिया में आता ही नहीं, अपने एजेंट को बोलता है मेरे लिए ये काम इंडिया में करना, ठीक है। तो पॉइंट नंबर ए में क्या दे रखा था, एक नॉन रेजिडेंट प्रिंसिपल एजेंट के थ्रू इंडिया में बिजनेस कंडक्ट करता है तो उसे नॉन रेजिडेंट का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन होना माना जाता है, ठीक है। ऐसी बात पड़ी थी। अब पॉइंट नंबर ए में क्या लिखा है कि वो जो एजेंट है प्रिंसिपल रोल परफॉर्म करता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करने तक की भी अथॉरिटी दे रखी है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करने की भी अथॉरिटी दे रखी है। फिर पॉइंट नंबर बी में क्या बोला, उसको कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करने की अथॉरिटी तो नहीं दी है, लेकिन वो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर इंडिया में स्टॉक मेंटेन करता है और कस्टमर्स को नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पर डिलीवर कर देता है, गुड्स डिलीवर कर देता है, स्टॉक मेंटेनेंस करता है प्लस गुड्स डिलीवर कर देता है। और सी में क्या बोला, अपने प्रिंसिपल के डायरेक्शन पर वो इंडिया में कस्टमर से ऑर्डर सिक्योर करता है, ऑर्डर लेता है, तो इसे बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। अब उस क्वेश्चन के हिसाब से देखो मिस्टर जूही इस टाइप का कोई काम कर रही हैं क्या, नहीं कर रही हैं। सिर्फ अपने प्रिंसिपल के कहने पर वो इंडिया में गुड्स परचेस कर लेती हैं और एक्सपोर्ट कर देती हैं। तो बहुत ही खास बात कि ये इनकम उनकी इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। ये 2.5 लाख इंडिया में उनको टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों? उनकी बहुत ही लिमिटेड एक्टिविटी है, सिंस हर ऑपरेशंस आर कन्फाइंड टू द परचेस ऑफ गुड्स इन इंडिया। उन्होंने इंडिया में सिर्फ गुड्स परचेस किया है और वो भी परचेस किया है फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट। उनकी बहुत ही लिमिटेड एक्टिविटी है। इस लिमिटेड एक्टिविटी करने से उनको इनकम इंडिया में मिली है। एक्टिविटी भी उन्होंने भले ही इंडिया में की है बट वो कन्फाइंड नेचर की है, तो इस इनकम को टैक्सेबल नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर बी, मिस्टर नवीन वो इंडिया में नॉन रेजिडेंट है, इनको 3 लाख की रॉयल्टी मिली। क्यों मिली? फॉर ए पेटेंट राइट मेड अवेलेबल टू मिस्टर राकेश। इन्होंने अपना पेटेंट राइट यूज करने के लिए दिया है मिस्टर राकेश को, और जिसको यूज करने के लिए दिया है राकेश को वो खुद भी नॉन रेजिडेंट है। पेटेंट राइट जिसका है मिस्टर नवीन का है, वो खुद भी नॉन रेजिडेंट है। जिसको वो पेटेंट राइट यूज करने के लिए दिया है, जिसने यूज करने के लिए दिया है वो भी नॉन रेजिडेंट है, जिसको यूज करने के लिए दिया है वो भी नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। लेकिन आगे क्या बोला है, मिस्टर राकेश हैज यूटिलाइज्ड पेटेंट राइट फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट इन इंडिया। जिसने पेटेंट लिया उसने उस पेटेंट का इस्तेमाल इंडिया में किया, ठीक है। तो बताइए, जो पेटेंट का ऑनर है उसको बदले में रॉयल्टी मिलेगी,
उसका पेटेंट इस्तेमाल हुआ है इंडिया में बिजनेस के लिए, उसका पेटेंट इस्तेमाल हुआ है इंडिया में, यूज हुआ है उस पेटेंट का, ठीक है। तो मिस्टर नवीन को जो रॉयल्टी मिल रही है मिस्टर राकेश से, वो इंडिया में टैक्सेबल होगी या नहीं। अब क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है, ये भी बताया जा रहा है कि ये मिस्टर नवीन को 50% रॉयल्टी इंडिया में मिली है, 50% आउटसाइड इंडिया मिली है राकेश से। बताइए ये रॉयल्टी इंडिया में टैक्सेबल होगी या नहीं। मिस्टर नवीन ने अपना पेटेंट यूज करने के लिए दिया, उस पेटेंट का यूज मिस्टर राकेश ने इंडिया में किया है, अपने इंडियन बिजनेस के लिए किया है। तो बदले में अब मिस्टर नवीन को जो रॉयल्टी मिलेगी वो इंडिया में टैक्सेबल होगी, भले ही मिस्टर नवीन ने ये पेटेंट डेवलप आउटसाइड इंडिया किया था। मिस्टर नवीन ने ये पेटेंट डेवलप आउटसाइड इंडिया किया था, बट इस पेटेंट का यूज इंडिया में हुआ है, उसके बदले में रॉयल्टी मिली है, इसलिए ये रॉयल्टी मिस्टर नवीन के हैंड्स में टैक्सेबल इंडिया में होगी। ये इसको रिसीव 50% इंडिया में करें चाहे ना करें, इस लाइन का कोई यूज नहीं है। इंडिया में रिसीव करो चाहे मत करो, आपका पेटेंट राइट इंडिया में इस्तेमाल हुआ है, उसके बदले में आपको रॉयल्टी मिली है, तो ये आपकी पूरी की पूरी 100% रॉयल्टी इंडिया में टैक्सेबल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी, मिस्टर जेम्स एनआरआई है, इन्होंने 10 लाख बोरो किया है 1 अप्रैल 2022 को, किससे, मिस्टर आकाश से, जो कि एक नॉन रेजिडेंट है, मतलब बोरोइंग लेने वाला और देने वाला दोनों नॉन रेजिडेंट है। बोरोइंग लेने वाला, बोरोइंग देने वाला दोनों नॉन रेजिडेंट हैं। बोरो किसने किया है, मिस्टर जेम्स ने, ठीक है। और मिस्टर जेम्स ने ये बोरोइंग करके मिस्टर आकाश से बोरोइंग की लोन लिया और ये इन्वेस्टमेंट हाथों हाथ कर लिया उन्होंने इंडियन कंपनी के शेयर्स में, ठीक है। बोरोइंग पर इंटरेस्ट मिला है, बोरोइंग पर इंटरेस्ट किसको मिलेगा बताइए। बोरो किया जेम्स ने तो वो तो इंटरेस्ट पे करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव किसको होगा, मिस्टर आकाश को। तो मिस्टर आकाश को इस बोरोइंग पर इंटरेस्ट मिला है। अब मिस्टर आकाश को बोले कि तुमने जिस आदमी मिस्टर जेम्स को ये लोन दिया उसने इस पैसे का यूज किया है इंडियन कंपनी में शेयर्स, इंडियन कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो तुम्हारा ये इंटरेस्ट, तुमको वो लोन पे जो इंटरेस्ट दे रहा है ना वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे दिए हुए पैसे का यूज उसने इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीदने में किया है। तो सवाल यह है कि मिस्टर आकाश को जो ये इंटरेस्ट मिला है, जो उन्होंने लोन दिया मिस्टर जेम्स को, क्या इंडिया में टैक्सेबल होगा। अगर ये लोन मिस्टर जेम्स अपने इंडियन बिजनेस में यूज करते तो हां, इस लोन का इंटरेस्ट मिस्टर आकाश को टैक्सेबल हो जाता, लेकिन मिस्टर जेम्स ने इस पैसे का यूज अपने बिजनेस में नहीं किया है, इंडियन कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए किया है। देखो पॉइंट नंबर बी में क्या था, मुद्दा यह था कि पेटेंट राइट आपने किसी को भी दिया हो, आप खुद नॉन रेजिडेंट हो, जिसको दिया वो नॉन रेजिडेंट है, बट उस नॉन रेजिडेंट ने आपके दिए हुए पेटेंट का यूज इंडिया में किया, यूज इंडिया में किया, सिर्फ ये वर्ड सफिशिएंट नहीं है, उसने आपके इस पेटेंट का यूज इंडिया में किया, बिजनेस पर्पस के लिए किया, इसलिए ये रॉयल्टी इनकम इंडिया में टैक्सेबल थी, पॉइंट नंबर बी में।
अब पॉइंट नंबर सी को बी से डिफरेंशिएट करते हैं। मिस्टर आकाश ने लोन दिया, मिस्टर जेम्स ने लोन लिया और उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया इंडियन कंपनी के शेयर्स में। तो क्या जिसने लोन लिया उसने लोन का पैसा अपने इंडियन बिजनेस में यूज किया क्या? नहीं, इंडिया में इंडियन कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने में किया, तो वो पैसा बिजनेस में काम नहीं आया, इंडियन बिजनेस में काम में नहीं आया। तो अब मिस्टर आकाश को ये इंटरेस्ट टैक्सेबल इंडिया में नहीं होगा। ठीक है। फिर पॉइंट नंबर डी, मिस्टर प्रथम ए नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, इनको पैसा मिला राकेश से 1,14,000 और राकेश हैं रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। तो लोन लेने वाला जिसको पैसा मिला वो नॉन रेजिडेंट है, जिसने पैसा दिया वो ओआर है। ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे हैं? The amount was paid to Pratham on account of transfer of right to use the manufacturing process. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज करने का राइट दिया है। ठीक है। ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज करने का राइट, राइट टू यूज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, राइट टू यूज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बेसिकली पेटेंट ही होता है। ठीक है। बदले में ये जो पैसा मिला है ना 2,14,000, ये बेसिकली रॉयल्टी है। ठीक है। अब ये जो पेटेंट है आगे बोल रहे हैं ये प्रथम ने डेवलप किया सिंगापुर में, एंड मिस्टर राकेश यूजेस सच प्रोसेस फॉर हिज बिजनेस। मिस्टर राकेश ने ये जो पेटेंट लिया है अपने बिजनेस में यूज करेंगे, कैरीड ऑन बाय हिम इन दुबई। जिसने पेटेंट लिया है वो उस पेटेंट का यूज बिजनेस में तो कर रहा है, लेकिन वो बिजनेस इन इंडिया नहीं है। तो जो रॉयल्टी मिल रही है, रॉयल्टी किसको मिल रही है? मिस्टर प्रथम को। मिस्टर प्रथम नॉन रेजिडेंट है। पेटेंट का यूज किसने किया है? राकेश ने। पेटेंट है किसका? मिस्टर प्रथम का। ठीक है। तो मिस्टर राकेश इस पेटेंट का यूज कर रहे हैं फॉर बिजनेस आउटसाइड इंडिया के लिए। तो ये रॉयल्टी मिस्टर प्रथम को टैक्सेबल होगी या नहीं? नहीं होगी। क्यों? पेटेंट राइट का यूज किया जा रहा है फॉर बिजनेस आउटसाइड इंडिया। समझ आ गई बात? ठीक है। चारों पॉइंट्स टेक्निकल हैं, थोड़े एग्जाम में आ रखे हैं। रिजल्ट देख के पता पड़ गया होगा कि इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ चाहे कोविड हो चाहे नहीं हो, बच्चों को कोई कंसेशन नहीं मिला है कि कोविड आया तो रिजल्ट कुछ इजी कर दें, पेपर कुछ इजी कर दें। कुछ इजी नहीं होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 हुआ। अब बाकी सारे जो भी नहीं हुए वो आपके होमवर्क हैं, और एक जस्ट ये पॉइंट पढ़ लेना, जस्ट रीड करना है, और ऊपर चाहो तो भले ही लिख भी दो कि जस्ट एक बार उस डेफिनेशन को आपको रीडिंग मार लेनी है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, रीड ओनली। एक बार नजर से निकाल लेना रॉयल्टी की डेफिनेशन। पढ़ने के बाद भले ही याद कुछ नहीं रहे चलेगा। ठीक है। तो
इसके साथ ही आपका ये चैप्टर खत्म। कुछ पेंडिंग है? चलिए ये चैप्टर क्लोज।